सबको लगता है। अरे चल ना यार, तेरा वो कुलधरा गांव में नाइट आउट वाला प्लान तो एकदम फुस हो गया। कुछ नहीं निकला उधर, पूरे ब्लॉग का बंटा धार हो गया। वो तो शुक्र है हम लोग थोड़ा जुगाड़ से गए थे, आर्टिफिशियल सीन क्रिएट किए, तब जाकर व्यूज आए वीडियो पर। तुम लोग भी ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातों पर आ जाते हो। अगली बार जिधर भी वीडियो के लिए जाना होगा ना, पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। अजीब बात है यार। वैसे आधी दुनिया भूत प्रेत और आत्माओं से डरती है, लेकिन हम जो कैमरा लेकर भूत ढूंढ रहे हैं, हमें कोई एक भी भूत दिखाई नहीं देता। तीनों दोस्त देर रात बातें करते हुए जंगल के रास्ते गुजर रहे थे कि अचानक तेज ब्रेक लगने से सभी अपनी सीट से उछल पड़ते हैं। अरे सामने देखना, किधर देखकर गाड़ी चला रहा है तू? शिट मैन, गाड़ी ठोक दी इसने। शट अप गाइस, कोई नीचे गिर गया है, पहले देखते हैं उसे चोट तो नहीं लगी। नहीं, अब इधर का माहौल तो देखो, कितनी रात हो रही है, चारों तरफ जंगल है। इतनी रात को गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गया कोई? तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अरे ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है यार। मेरी गलती की वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें चेक तो करना पड़ेगा ना, हो सकता है उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े। अब मैं कह रहा हूँ गाड़ी भगा इधर से। कम ऑन, तुझे कब से सुनसान रास्तों पर डर लगने लगा? विजय की बात को इग्नोर करके वे लोग जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, जमीन पर पड़ी हुई औरत अचानक उठकर छम छम करती जंगल की ओर भाग जाती है। अभी तक तो ये घायल होकर जमीन पर पड़ी थी, अचानक से उठकर दौड़ने लगी। इतना खून है यहाँ पर, फिर वो कैसे उठ गई अपने आप? ये किताब देखो, शायद उसके हाथ में थी, घबराहट में इधर ही भूल गई बेचारी। दिखाओ तो कैसी किताब है? दिव्या किताब को हाथ में लेकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और राजीव एक बार फिर गाड़ी चलाने लगता है। गाइस, ये किताब किसी गांव के बारे में है। बड़ी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में। बोले तो हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो का मसाला मिल गया समझो। मतलब? इस किताब में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों को पार करके एक छोटा सा गांव है, रुकनापुर। कहते हैं वो गांव श्रापित है। शाम होते ही गांव में सभी को अपने घरों में कैद होना पड़ता है, वरना गांव का श्राप उसके परिवार को तबाह कर देता है। उस गांव के लोग ना ज्यादा बात करते हैं, ना कहीं आते जाते हैं। लेकिन मानो इंडिया के नक्शे में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो गांव, लेकिन वो लोग हैं और आज भी सदियों पुराने रीति रिवाज मान रहे हैं। लेकिन गाइस, इसके लास्ट के कुछ पेजेस गायब हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने फाड़ कर फेंक दिया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, क्या बोलते हो? उधर जाकर शूटिंग करें क्या? अब इंटरेस्टिंग तो लग रही है, लेकिन इस बार भी हमें आर्टिफिशियल इफेक्ट के साथ जाना पड़ेगा। बाकी पुराना गांव, जर्जन मकान और वहां भटकती आत्मा सुनने में तो स्कैरी वाइब्स आ रहे हैं। थोड़ा तड़का हम स्पेशल इफेक्ट से दे देंगे। तो ठीक है, अमावस्या का भूतिया कहानियों से थोड़ा ज्यादा कनेक्शन बैठता है, इसीलिए हम लोग अमावस्या को ही वहां जाएंगे। तीनों दोस्त अगली अमावस्या के दिन गांव में पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? इस गांव के बारे में जानते नहीं हो क्या? नहीं जानते काका, आप बताइए ना। इस गांव की असलियत जानने के लिए ही तो यहाँ तक आए हैं। 100 साल से शापित है ये गांव। तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। क्यों इस मनुष्य जगह पर आए हो? सब खत्म हो जाएगा। अरे आज के जमाने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप लोग अभी भी मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। अरे आप लोगों का रहन सहन, पहनावा सब कुछ ऐसा है जैसे आप लोगों को आज के बारे में कुछ पता ही ना हो। अरे मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज, इन सब का नाम सुना है आपने या नहीं? विजय की बात सुनने के बाद वो आदमी कुछ पलों तक घूर कर उन तीनों को देखता है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। चलो यार, छोड़ो ना। तीनों दोस्त गांव को देखने के लिए आगे बढ़ गए थे। वैसे तो हमने आज तक बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, लेकिन इस जगह की वाइब्स कुछ अलग सी नहीं लग रही तुम लोगों को? यहाँ के लोगों का हमें ऐसे अजीब तरीके से घूर घूर कर देखना, मिट्टी के बने हुए कच्चे घर और यहाँ रहने वालों की बुरी हालत, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिससे इस गांव के लोग इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन उसके कारण ये गांव विकास की दौड़ में 100 साल पीछे पहुंच गए हैं। यहाँ तो रुकने के लिए कोई ढंग की जगह भी नजर नहीं आ रही। ये मंदिर के साथ बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में हम लोग रुक जाते हैं। आज रात को ही हम लोग नाइट में शूट करके देखते हैं क्या है यहाँ।
जैसा उन्होंने किताब में पढ़ा था सब बिल्कुल वैसा ही था। शाम ढली और उसी के साथ पूरे गांव की गलियां वीरान दिखाई देने लगी। हम तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। कॉल पर कनेक्ट रहना, किसी को कुछ भी नजर आए तुरंत इन्फॉर्म करना, समझ गए ना? और हाँ, सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए। विजय गांव से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक उससे सामने से कुछ आहट उसके नजदीक आती हुई सुनाई देती है। विजय कैमरा सामने की तरफ फोकस करता है। तभी एक घोड़े पर सवार आदमी तेजी से उसके नजदीक आता है और विजय को ऐसा महसूस होता है जैसे तलवार से उसने विजय की गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए हो। विजय चीख पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है वो सही सलामत है और उसके आसपास ना कोई घोड़ा है ना कोई आदमी। विजय के हाथ पांव ये देखकर बुरी तरह फूल गए थे। हर तरफ साए साए करता सन्नाटा था और सन्नाटे के बीच एक बार फिर घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। गांव में आगे बढ़ने की बजाय वो उल्टे पांव अपनी झोपड़ी की ओर भागने लगता है। इधर गांव की गलियों में वीडियो बना रही दिव्या को अपने पीछे कुछ बच्चों के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। दिव्या चौंक कर पीछे देखती है तो उसे अपने पीछे कुछ नजर नहीं आता। एकाएक उसे महसूस होता है कि उसके पैरों में रेंग कर कोई उसके सीने की ओर चल रहा है। दिव्या अपने पैरों की ओर देखती है तो कई सारे छोटे छोटे बच्चे किसी जानवर की तरह रेंगते हुए उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहे थे। उनमें से एक बच्चा उसकी गर्दन पर चढ़कर खंजर से उसके गले पर वार करता है, जिसके कारण दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। अगले ही पल दिव्या को एहसास होता है कि जो कुछ उसने भी अपनी आंखों से देखा वो शायद सच नहीं था, क्योंकि दिव्या के गले पर खंजर का कोई निशान नहीं था। ना कहीं खून था ना बच्चे। दिव्या बहुत परेशान नजर आ रही थी। जो उसने महसूस किया था उसे वो दोबारा नहीं महसूस करना चाहती थी, लेकिन अपने आसपास से उसे बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें अभी भी सुनाई पड़ रही थी। घबराकर दिव्या भी दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ आ जाती है। झोपड़ी में पहुंचकर, क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ, तुमने वीडियो बनाया ना, वरना इतना रिस्क लेना बेकार माना जाएगा। दिव्या और विजय एक दूसरे को अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तभी विकास भी वापस लौट जाता है। अरे तुम लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे थे? क्या बात है, ठीक हो ना तुम दोनों? ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? राजीव की बात सुनकर वे दोनों सारी कहानी विकास को सुना देते हैं। कैमरा दिखाओ। अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ है तो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। राजीव कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि अचानक उसे वीडियो में दिव्या के आसपास एक रोशनी सी नजर आती है, जो देखते ही देखते कई सारी रोशनी में बढ़ जाती है और एकाएक स्क्रीन पर डरावना चेहरा उभरता है, जो स्क्रीन की ओर तेजी से आता है और फिर गायब हो जाता है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम तो बोल रहे थे इसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से इसमें वीडियो देखा है। अच्छा, दिखाओ कहाँ है? राजीव दिव्या और विजय को वीडियो दिखाता है तो अब कैमरे में कोई वीडियो नजर नहीं आता। क्या चल रहा है यहाँ? ये किसी इंसान का काम हो सकता है क्या? इंसान होता तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता। अचानक वीडियो का गायब हो जाना, उन लोगों का हमें दिखाई देना और फिर सब कुछ धुएं की तरह नजर से छू हो जाना। क्या भूल भुलैया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है अपने को कंटेंट मिल गया है। इसी को नमक मिर्च लगाकर स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे हम। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से सुबह। क्या जरूरत पचड़े में पड़ने की। यू आर राइट, कल शाम होने से पहले ही निकल जाएंगे। अब एक भी रात नहीं बितानी है यहाँ। तीनों दोस्त सोने के लिए चले गए थे। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मॉम, डैड, आदित्य, कहाँ हो तुम लोग? ये कैसी स्मेल आ रही है? दिव्या सबको पुकारते हुए बैकयार्ड तक जा पहुंची थी।
अपना मोबाइल निकालकर वो टॉर्च ऑन करती है तो देखती है कि पंछियों को देने वाला पानी का बर्तन खून से भरा हुआ है और उसके चारों ओर पक्षी मरे हुए पड़े हैं। वहां का नजारा देखकर दिव्या चीखते हुए अंदर की ओर भागती है। अचानक वो फर्श पर पड़े किसी भारी चीज से टकरा जाती है। वो टॉर्च से नीचे देखती है तो वहां उसे उसका भाई आदित्य की लाश नजर आती है। अगले ही पल दिव्या खुद को वापस उसी झोपड़ी में पाती है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसा सपना था? मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दिव्या अपना फोन उठाती है और घर पर फोन डायल कर देती है, लेकिन उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नजर नहीं आ रहा था। दिव्या बुरी तरह घबरा रही थी। वो झोपड़ी में सो रहे विजय को जगाने जाती है। राजीव उठो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बहुत डरावना सपना देखा मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज अपना फोन दे सकते हो? राजीव अपना फोन उठाकर नंबर डायल करता है, लेकिन उसके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं है। और ये विजय कहाँ गया, तुझे पता है क्या? दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आधी रात को वहाँ क्या कर रहा है वो? राजीव और दिव्या बाहर वाले कमरे में जाकर देखते हैं कि खिड़की के पास खड़ा हुआ विजय अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा है। विजय, अरे यहाँ क्यों खड़ा है इतनी रात को? ठीक तो है ना तू? मेरी माँ मुझे बुला रही है यार। अभी आई थी, मुझसे बात कर रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। कह रही थी मुझे अपने साथ ले जाएगी। अरे इसे क्या हो गया यार? इसकी माँ तो मर चुकी है, वो कैसे आ सकती है? इसे अंदर लेकर चलो, अकेले छोड़ना सही नहीं है। राजीव और दिव्या उसे लेकर अंदर आते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। कुछ देर बाद अचानक विजय फिर से उठता है और दौड़ते हुए जाकर सीधा दरवाजा खोल देता है। कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही कोई अदृश्य शक्ति उसे पैरों से घसीटकर जंगल की ओर ले जाती है और राजीव और दिव्या के कानों में उसकी चीख कैद हो जाती है। जल्दी चलो राजीव, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम बचाएंगे अपने दोस्त को। दिव्या, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। वो कुछ और ही है यार। दिव्या झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे ही राजीव भी विजय को ढूंढने आता है। बाहर आते ही उन्हें आंगन में रखे पक्षियों के पानी के बर्तन में खून से सना एक इंसानी सर दिखाई देता है, जिसके आसपास चील मंडरा रहे थे। मोबाइल की रोशनी में पता चलता है कि ये सर दिव्या के भाई आदित्य का है। यह खौफनाक नजारा देख दिव्या बेजान होकर जमीन पर बैठ गई थी। इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सब सच था। मेरा भाई, उसकी क्या गलती थी? संभालो अपने आप को दिव्या, हमें कुछ करना होगा वरना हम भी नहीं बचेंगे। हमने देखा था ना, यहाँ एक मंदिर भी है। चलो उसके अंदर चलते हैं। मैंने सुना है मंदिर के अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती। राजीव और दिव्या मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काला पत्थर रखा हुआ था जिस पर ऐसा लगता था कि खून चढ़ाया गया हो। पास ही में एक मरा हुआ मुर्गा और मानव खोपड़ी रखी दिखाई दे रही थी। ये मंदिर नहीं है, ये जरूर शैतान को पूजने का स्थान है। हम गलत जगह आ गए हैं। तभी वही काका दिव्या को नजर आते हैं जिन्होंने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा था। काका, अच्छा हुआ आप मिल गए। काका, हमारी मदद करिए ना, हमारा दोस्त पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। दिव्या की बात सुनकर काका का चेहरा अचानक बदलने लगता है। उनकी आंखें काली और चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो यहाँ से, ये सब छलावा है। अचानक दिव्या की नजर दीवार पर चिपके कुछ कागजों पर पड़ती है। ये शायद वही पन्ने थे जो उस किताब से फाड़कर अलग किए गए थे। इस गांव के अंदर एक रात बिताने के बाद कोई वापस नहीं जा सकता, ना जिंदा ना मुर्दा। मरकर भी इसी गांव में भटकना होगा और जीते हुए हर पल दहशत में बिताना होगा। इसीलिए किसी को भी इस गांव में नहीं जाना चाहिए। और अगर
गलती से 7 बजे के बाद बाहर निकल गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। ये आत्माएं बाहर निकलने वाले व्यक्ति के जहन में मौजूद हर इंसान को खत्म कर देगी इसका मतलब हम कभी वापस नहीं जा सकेंगे। और हमारी इस गलती का खामियाजा हमारे पूरे परिवार को चुकाना होगा। अपनी जान बचाकर वे वापस झोपड़ी में लौट आते हैं और जिंदा लाश बनकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में ये पुरानी किताब पढ़ी तुम लोगों ने? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते? अब ये तो जाकर ही देखना पड़ेगा। तो चलते हैं ना। कहते हैं आज भी किसी लाइब्रेरी के किसी कोने में अक्सर वो किताब लोगों को रहस्यमय ढंग से नजर आ जाती है और अपने शिकार को बुलाती है। एडवेंचर का शौक कई बार अपने साथ मौत लेकर आता है। कहीं आपने ऐसी कोई किताब तो नहीं पढ़ी?